जय हिंद दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे सारे कंसेप्ट को समझते हुए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू। ध्यान दो, यहाँ पे बोला है 1 मोल गैस, ऑक्सीजन गैस एसटीपी के किसके बराबर होगी। तो अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन गैस को लिखा जाता है O2। बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। हमें एक और बात मालूम होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी समथिंग या 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज आल्सो इक्वल्स टू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स इज आल्सो इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। 1 मोल किसके बराबर होता है? अगर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें 6.023 इंटू 10⁻23, और अगर हम मास के बारे में बात करें तो वो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास। और वॉल्यूम की बात करें तो एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6.023 into 10⁻23 molecules is also equals to molecular mass in grams is also equals to 22.4 liter at STP। और यहाँ पे भी STP की बात हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की तो कितना आ जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16। दूसरे का कितना हो जाएगा? 16। जब ये दोनों प्लस हो गए, O2 बन गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 32 ग्राम। तो इनमें से ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एटम्स क्यों नहीं होगा? देखो, ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन में कितने एटम है? बोलेंगे सर 2 एटम है, तो हमें इसको 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हमारे पास एटम्स आएंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी गलत हो गया। सी भी गलत हो जाएगा। 16 ग्राम नहीं होगा, कितना ग्राम होगा? 32 ग्राम होगा। और नन ऑफ दिस तो बिल्कुल गलत हो। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। ध्यान देना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने मेडिकल का 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और वहां पे हमने देखा था कि Mg2 पॉजिटिव जो है इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 0। और अगर टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। और हमने बेनेडियम 3 पॉजिटिव की बात करी तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। और आयरन Fe2 पॉजिटिव की बात करी तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो मैक्सिमम नंबर किसके पास हो गया? बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe2O पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस इन द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में होगी? देखो, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। बोलो बात ठीक है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। ऑल राइट, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन आ रहा है, फिर नाइट्रोजन आएगा। क्या ये बात ठीक है? पहले कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन से ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन की
कम है कार्बन से, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी कम है, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही यहाँ पे सेम दिए हुए हैं, है ना, तो इसको यहाँ पे हमने SI कर देना है सिलिकॉन और यहाँ पे फॉस्फोरस कर देना है, ठीक है, इन दोनों को काट कर। अब ठीक हो जाएगा भैया, अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया। चलिए उसके बाद सिलिकॉन और फॉस्फोरस की बात करेंगे। देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप बोलेंगे सर ये तो 15 होता है, बिल्कुल ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन सर इससे पहले आता है, तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो किसकी ज़्यादा होगी? बोलेंगे सर फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी। किसकी होगी? फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी। बोलो बात ठीक है? बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह का कहाँ पे हमें मिल रहा है? सिलिकॉन की कम देखने को कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे देखने को मिल रही है। फिर फॉस्फोरस आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। इस तरह से ये बात चलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए। बेसिक कंसेप्ट था बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज डायपोल मोमेंट मोर देन जीरो? जीरो से ज़्यादा किसकी डायपोल मोमेंट है? सबसे पहले वाटर दिया हुआ है, वाटर की बात कर लेते हैं। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो 2 लोन पेयर हमें देखने को मिलते हैं और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और हमें ये पता है कि जब भी हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई नेगेटिविटी की तरफ यहाँ पे एरो खींचा जाता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की तरफ एरो जाएगा। बोलेंगे हाँ जी सर। और अगर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एरो किसकी तरफ जाएगा? लोन पेयर की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसकी जो डायपोल मोमेंट होती है वो जीरो से ज़्यादा होती है, जीरो से ज़्यादा होती है। और इसको याद कर लेना भैया, डायपोल मोमेंट को डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और ये भी मुझे आपने ही बताना है कि वाटर की डायपोल मोमेंट कितनी होती है। ओके, ठीक है जी। बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मैंने बता दिया कि जीरो से ज़्यादा ही होगी, जीरो से ज़्यादा, तो यही ऑप्शन बनेगा। बाकियों को भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे, यानी कि N2 = N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इन दोनों नाइट्रोजन ही है तो इनकी डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली कितनी होगी? 0 ही होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। C यानी कि मीथेन की बात करें, मीथेन = CH4 कैसे बनाया जाएगा? बोलेंगे सर CH टेट्राहेड्रल होता है। बोलेंगे हाँ जी सर। तो ये इधर आएगा कार्बन की तरफ, ये भी कार्बन की तरफ, ये भी कार्बन की तरफ, ये भी कार्बन की तरफ। और नेट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो 0 हो जाएगी। ये सारे चारों के चारों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो C यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। बोलेंगे हाँ जी सर, ऑक्सीजन की तरफ जाएगी डायपोल मोमेंट, तो ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर देगी। यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। तो ना ही मीथेन होगा ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वाटर। और वाटर की डायपोल मोमेंट आपने मुझे बतानी है। चलें आगे बढ़ें। विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट द ईजीएस्ट वे टू कूल अ गैस? एक गैस को कूल करना है हमने, एक गैस को कूल करना है। इट मीन्स जब हम इसको कूल करेंगे ये कैसी बन जाएगी? लिक्विडिफाइड। क्या बोलेंगे? लिक्विडिफाइड गैस बन जाएगी, ठीक है। और ये किस कंडीशन में होती है? हाई प्रेशर होता है। ध्यान देना, एक तो हमारे पास हाई प्रेशर आएगा और दूसरी कंडीशन आएगी लो टेम्परेचर वाली, लो टेम्परेचर। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, हीट एक्सचेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, उस समय जो हीट एक्सचेंज होगी उसको क्या बोला जाता है? तो भैया सिंपल सी बात है, ये एंथैल्पी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। डेल्टा एच से हम डिनोट करते हैं एंथैल्पी को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इज 3.8 इंटू 10⁻³ m। व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन? सोल्यूशन की pH हमें बतानी है। तो देखो pH पिछली क्लास में भी हमने किया था, मेडिकल वाले में भी ये क्वेश्चन pH का क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पे NaOH की हमें pH बतानी थी। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करी है, यानी कि हाइड्रोजन की बात कर रहा है, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, क्या दी हुई है? 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर, ये दी हुई है। अब इन्होंने पूछा है pH कितनी होगी। ठीक है जी, तो इसका pH को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉग माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। बोलो बात ठीक है? बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो H पॉजिटिव की वैल्यू कंसंट्रेशन की हमें मालूम है, लॉग 3.8 इंटू 10⁻³ ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा माइनस लॉग 3.8 माइनस लॉग 10⁻³ इस तरह से। ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब लॉग 3.8 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो लगभग ये 4 है, तो हम इसको 4 ले सकते हैं, और log 10⁻³ कितनी हो जाएगी? -3, यानी कि ये प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.42, लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा कंसेप्ट है, pH से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन द रिएक्शन 2Ag plus 2H2SO4 it gives Ag2SO4 2H2O SO2। ये हमारा सिल्वर है Ag, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट बना रहा है, ये वाटर निकल रहा है और ये गैस निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे पूछा है सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज, सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से एक्ट कर रहा है? क्या ये कैटलिस्ट की तरह? नहीं भैया, कैटलिस्ट की तरह तो नहीं हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या एसिड एज वेल एज ऑक्सीडेंट? तो डी वाला भी नहीं होगा। एक्ट करेगा या तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो हमारा सिल्वर है इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। सिल्वर की क्या हो रही है? बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे H2SO4 जो है उसकी क्या हो रही है? रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो जिसकी रिडक्शन होती है वो एक्ट करता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि इसकी बात करी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडॉक्स रिएक्शन से आसान सा क्वेश्चन बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग? वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है? तो यहाँ पे सीधा ये तो याद करने वाली बात है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, Na2P6O18। और इसका नाम भी आपने ध्यान में रखना है, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, फॉस्फेट। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस, आसान सा क्वेश्चन है भैया। सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं सोडा एस, Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, विच इज द एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड? नाइट्रस एसिड का एनहाइड्रस क्या होगा? ध्यान दो भाई, क्या होगा? अगर नाइट्रस एसिड की मैं बात करता हूं, अब अनहाइड्राइड आ गया। अनहाइड्राइड मतलब बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, N2O3। N2O3 इज करेक्ट आंसर। नाइट्रस एसिड आपको मालूम होगा HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इसी तरह HNO3 होता है, ये होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रस एसिड की अनहाइड्रस फॉर्म यहाँ पे पूछी हुई है, ये हो जाएगी N2O3। हाइड्राइड, हाइड्रोजन, अन रिमूव कर दिया, जब रिमूव कर दिया तो क्या बन गया? ये NO2 बन गया। बोलो NO2 बन गया? बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। जब हम एक एक ऐड कर देंगे N2O3 यहाँ पे बन जाएगा। NO2 तो ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। आगे बढ़ो। विच बिलोंग्स टू एल्काइन सीरीज, कौन सा एल्काइन? एल्काइन आ गया मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक और बात कि जो जर्नल फॉर्मूला होता है एल्काइन का, वो भी हमें पता होना चाहिए, उसी से सॉल्व हो जाएगा। CN2N-2, CnH2n-2, ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को ले लेता हूँ, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 ले रहे हैं, तो मैंने बोला n की जगह 16 पुट कर दिया, C16H2 इंटू n यानी कि 32 माइनस 2 करेंगे तब तो ये बात नहीं बनेगी, इट इज़ नॉट अ अल्काइन। इसको पुट करेंगे, इसमें देखो C को 9 पुट कर दिया, H2 इंटू 9 माइनस 2 करेंगे इज इजिकल टू C9H18 माइनस 2 इज इजिकल टू C9H16। हाँ जी भाई, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ अल्काइन। नेक्स्ट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो इसके लिए एक कंसेप्ट हमारे पास बनेगा। देखो, अगर लॉन्ग चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई। अगर ब्रांचिंग कर दी, क्या कर दिया? ब्रांचिंग कर दी, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बोलो बात ठीक है? बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आइसोब्यूटेन में ब्रांचिंग होगी, बोलेंगे हाँ जी सर, आइसो आ गया, तो आइसो यानी कि कार्बन की यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल कम होगा। एन ब्यूटेन की बात करेंगे, ब्यूटेन, चलो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, और ये बना दिया मैंने ब्यूटेन। ये क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटेन बन जाएगा, ये आइसोब्यूटेन है, इसको बोल देंगे आइसोब्यूटेन। उसके बाद मैं बनाऊंगा एन ब्यूटेन, क्या बना दिया? एन ब्यूटेन, या और क्या बना सकते हैं हम? एन ब्यूटेन, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट आ गया भाई, एन ब्यूटेन, ये बना दिया एन ब्यूटेन। उसके बाद ही मैं यहाँ पे बनाऊंगा एन ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया, ऑक्टेन बन गया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना, CH2 सभी के साथ CH2 आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये बन गया हमारा एन ऑक्टेन। आगे बढ़े, उसके बाद बोला है 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, कैसे बनाएंगे? ब्यूटेन बनाएंगे 1 2 3 4 आगे ब्यूटेन के पास, और 2 2 पे
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और तीन तीन पे, तीन पे भी, तीन पे भी, तो ये आ जाएगा CH3, टेट्रामिथाइल ही है। बोलेंगे हाँ जी सर, मिथाइल आ गया, मिथाइल आ गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। ये बन गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। ये है मेरा ऑप्शन नंबर ए, ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी, और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने बोला लॉन्ग चेन, जिसकी लॉन्ग चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का होगा। और यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी। उसके बाद की बात करेंगे तो लॉन्ग चेन वाला, देखो ब्रांचिंग जब हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो दूसरे नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा ज़्यादा, वो ऑप्शन नंबर बी का आएगा, यानी कि एन ब्यूटेन का आएगा। तीसरे नंबर की बात करूंगा तो तीसरे नंबर पर आएगा डी का, और पहले नंबर पर आएगा ए का। अब डी और ए में कैसे पता लगा, देखो ये लॉन्ग ब्रांचिंग है, लॉन्ग चेन है, यहाँ पे 3 ही कार्बन की चेन है, इधर भी ब्रांचिंग हुई है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग हुई है। बोलो बात ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर ठीक है, लेकिन लॉन्ग ब्रांच किसकी है इन दोनों में से, डी की है, तो डी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर ब्रांचिंग हो गई तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जैसे सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया BOD। BOD इज मेजर ऑफ, BOD किसका मेजर, क्या मेजर करता है, BOD का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है जी, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, +2 की इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, सॉरी +1, ओके +1 इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। ये BOD होती क्या है, देखो कि पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन चाहिए, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो ऑक्सीजन का काम करता है वाटर। बोलेंगे हाँ जी सर, तो बोला कि वहाँ पे कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। अब ये कैसे पता चलता है, जब हमारे वाटर में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, एक्वेटिक एनिमल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बात आ गई कि जब पानी में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो जाते हैं तो BOD की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या बताती है हमें, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, वाटर में ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी एक और फुल फॉर्म होती है बायोडिग्रेडेबल, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नीट के एग्जाम में। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड, ओके। तो ये था आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, तो आपने लाइक ज़रूर करना है चैनल को और सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।